शुरू से एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इससे हम लोग सारे पूरे हिंदुस्तान, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। सही बात बताऊँ कि विपक्ष के जो नेता हैं, उनके पास लीडरशिप है ही नहीं, क्योंकि उनको खुद कानूनों के बारे में जानकारी नहीं। अगर हिंदू हित की ही अगर हम लोग बात करेंगे, तो इतनी सारी योजनाएँ क्यों लाई गई है? हर एक व्यक्ति इसका फायदा क्यों उठा रहा है? पहला स्टेट ऐसा है भारत में उत्तराखंड, जहां पर सबसे ज्यादा जब एग्जाम हुए वहां पर नकल को लेकर खेल हुए, पेपर लीक का मामला हुआ। तो सवाल ही गलत करें कि पेपर लीक ही नहीं हुआ था, एक बात। सेकंड थिंग है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं युवाओं के बीच में गए और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी दर्शकों का पुनः आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे जो हल्द्वानी नहीं, पूरे उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत है जो हर किसी के दिलों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी नेतृत्व है ही, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री भी है और इस समय वर्तमान में दर्जा राज्य मंत्री है और इससे पूर्व जो है आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं हल्द्वानी काठगोदाम की, और कई सामाजिक संगठनों के लिए भी आप हमेशा से तत्पर कार्य करती हैं। जब जब समाज में आवश्यकता पड़ती है निर्धन कन्याओं की, महिलाओं के लिए, उनके लिए भी आप खड़ी रहती हैं। और इस समय क्योंकि आप दर्जा राज्य मंत्री हैं, तो सरकार के लिए पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका के लिए हम जो भी आज बात करेंगे उस पे, क्योंकि आप सभी को मालूम है इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में, देश में तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसपे आपसे हम बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका रेणु अधिकारी जी का हमारे बीच में। आप प्रथम बार हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आई, मैम आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले मैम आपसे ये जानूंगा, क्योंकि आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं और हल्द्वानी एक महानगर है, अब कुछ ही समय पहले जो है अब नगर निगम भी बन गया है और सक्रिय राजनीतिक में आप रहती हैं हमेशा, चाहे सत्ता रहे ना रहे या पद रहे ना रहे, आप जनता के लिए हमेशा ग्राउंड पे काम करती हैं। तो ये जो सोच है आपकी जनता के प्रति, ये इटरनल, क्योंकि पद तो आपको अभी मिला कुछ ही टाइम पहले, लेकिन आप ग्राउंड पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि पद नहीं मिला और आप ग्राउंड पे नहीं दिखी, आप जनता के बीच में रहती है। तो ऐसा आपके मन में आता है जनता सेवा करना है, जो एक थॉट है कि जो नेता होते हैं वो जनता की सेवा के लिए बने होते हैं, लेकिन कुछ ही नेता ऐसे हैं जिन पर ये टाइटल फिट बैठता है। तो आप के मन में क्या रहता है जनता के प्रति? जी बिल्कुल विशाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मैं पॉडकास्ट के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल देखिए, जनसेवा का मेरा भाव है, क्योंकि मेरे फादर ने, आपने देखा कि देश की सेवा की है, तो परिवार में हमारे संस्कार भी यही थे कि भाई हमारे अंदर एक सेवा का भाव आया। हमने कहा जब हमारे एक देखते हैं कि हम फौजी देश की सेवा करते हैं, तो हम भी उसी फौजी परिवार, उसी मेरे फादर, मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे जो जीजा जी हैं, मीन्स मेरे पौनी के हस्बैंड, वो कारगिल में शहीद हुए। तो आपने देखा कि हमारे रगों में वही एक तरह से खून है और हम लोग भी सेवा का भाव था, तो मैं इस फील्ड में आई और जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। मेरे को भगवान ने काम करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहले कोई पद नहीं था तो मैं काम नहीं करती थी, लेकिन मैं बराबर काम करती थी, क्योंकि जनसेवा का भाव था। लोग कहते हैं कि हम लोग जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत ज्यादा थकान होती है। मैं कहती हूँ कि हम लोग जब मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मसंतोष आता है, संतुष्टि मिलती है मुझे, क्योंकि हम लोग अपनी डरते वो लोग हैं जो अपनी पहचान के लिए अपनी छवि की चिंता करते हैं। मैं हिंदुस्तान की छवि की चिंता करती हूँ, तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है, आपने हिंदुस्तान की बात कर दी। अब इस पे बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करें। इस समय वर्तमान में जो सबसे ज्यादा देश में आक्रोश है मैम, आपने देखा भी होगा कुछ दिनों से 13 जनवरी के बाद जो यूजीसी को लेकर जो कानून आया है स्वर्ण को लेकर के, क्योंकि आप भी स्वर्ण बिरादरी से आती हैं, ये क्या आवश्यकता पड़ी आपके मोदी जी को ये कानून लाने की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सामान्य नागरिक संहिता कानून। इसमें देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, आपने देखा कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम सबके जितने भी देश के नागरिक हैं, सबको अगर आप भारतीय संविधान की पहली विशेषता को अगर आप उठा के देखते हैं, तो अनेकता में एकता उसकी प्रथम विशेषता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि यूनिवर्सल सिविल कोड, अगर हम आर्टिकल 14 की मैं बात करूं, तो मौलिक अधिकारों का अगर हम उठा के देखते हैं तो समानता को उसमें अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 44, जिसमें कि लोगों के मन में एक अलग तरह से विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं,
उसमें पूरी तरह से आपका यूनिवर्सल सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता का कानून आ जाता है, मतलब समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये है, देखिए अगर हमारा कोई विवाह का मामला हो, कोई विवाह विच्छेद का मामला हो, विरासत का मामला हो, आपने देखा होगा लिव इन को किस तरह से एक विदेशी संस्कृति को हमारे बच्चे अपना रहे हैं, लड़कियों का जीवन पूरी तरह से खराब होता है। तो इसमें हर एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो हमारे जो अधिकार है इनको सुरक्षित करता है, हमारे सभी के सम्मान को सुरक्षित करता है। जैसे हम है, हमारी बेटी, हम लोग उसकी शादी कर देते हैं, उसको एकदम से तलाक दे दिया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि हमारे अल्पसंख्यक समाज की बहनों ने सबसे ज्यादा स्वागत किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी। चाहे नकल विरोधी कानून की मैं बात करूं, चाहे सामान्य नागरिक संहिता कानून की मैं बात करूं, चाहे आपने देखा कि महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देने की मैं बात करूं, चाहे राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की मैं बात करूं, चाहे समूह आकर की बहनों की मैं बात करूं, आशा कार्यकर्तियों की मैं बात करूं, चाहे महिला समूह की मैं बात करूं, तो आपने देखा कि हमारी सरकार ने वास्तव में जो कहते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक परिभाषा को धरातल में उतारा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सामान्य नागरिक संहिता कानून है और नकल विरोधी कानून है, भारत का सबसे प्रथम हमारा उत्तराखंड राज्य बना। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी। और देशतुल्य जनता, आपने देखा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। अच्छे नेता को वो लोग लाके आते हैं, और क्योंकि लोकतंत्र का मतलब भी यही है कि फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। मैम, आपने इतनी उपलब्धियां तो गिना दी मोदी जी की, अपने पुष्कर सिंह धामी जी की, ये उपलब्धियां भी तो आप ही की सरकार की है। कि मैंने बात आपसे पूछी थी जो यूजीसी के इस समय वर्तमान में कानून आया है, जो स्वर्णों के लिए, युवाओं के लिए एक फांसी का फंदे का काम कर रहा है, जिसके लिए पूरा भारत यूथ ही रोडों पर आ गया है। उसकी उपलब्धि भी आप गिनवाइए। आपने बोल दिया कि मोदी जी ने ये करा, तो मोदी जी ने आरक्षण बढ़ा दिया। मोदी जी ने जो स्वर्णों पे 22 एक्ट लगे थे, आज वो 48 एक्ट हो गए हैं। इतने एक्ट जो है स्वर्णों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, और हिंदुओं की सरकार है। हिंदू कटोगे तो बटोगे जो नारा दिया था आपकी सरकार ने, हिंदुओं को विभाजित किया जा रहा है, जाति को लेकर के बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहाँ का आपका न्याय है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई करती हूँ, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो शुरू से एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इससे हम लोग सारे पूरे हिंदुस्तान, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रमुख है, जो लोग इसका विरोध करते हैं कुछ भी नहीं। देखिए, हमारा अगर संविधान बना भी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उस संविधान को बनाया, और उसमें आपने देखा कि हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए। संविधान, अगर हमारा संविधान नहीं बनता तो हमारा भारत गणराज्य के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाता, तो कैसे आप लोग आज हम लोगों को कानून की जानकारी देते, कैसे हम लोगों के अधिकार हमें मिलता, कैसे हम अपने अधिकारों के हम अपनी सुरक्षा कर पाते? आप बताइए। जो कोई भी विरोध नहीं कर रहा, हमारे सारे स्वर्ण समाज के भी सब हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि हमने तो जो भी यूजीसी का आप विरोध नहीं करते हैं कि वो स्वर्णों के लिए अच्छा है? आप उसका एक फायदा गिना दीजिए। यूजीसी ये फायदा है, आप अपने एंगल एक फायदा बताइए। मैं इसके कंटिन्यूअसली एक फायदा बताइए। मैं आपके फायदे ही फायदे बताऊंगी। एक फायदा बता दीजिए। इसमें देखिए, हमारे अधिकारों की सुरक्षा होती है। दूसरी, आपने देखा कि लिव इन, एक तरह से लिव इन में बच्चे वो अलग है, वो यूसीसी अलग है। मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं मैम। यूजीसी और यूसीसी अलग है। हाँ, यूजीसी बोथ आर डिफरेंट, आई नो वेरी वेल। इसमें देखिए, कोई भी हमारी सरकार द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, कोई भी अगर, इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारी सरकार कानून, देखिए इतने सांसद जीत के आते हैं संसद में, और सभी लोगों को उसमें वो बिल, वो एक तरह से कानून पास होता है। उसके बाद जनता की विषयों को हम लोग ध्यान में रखकर करते हैं। कि नाली भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, उस कार्य को करते हैं। आप मुझे इतना बताइए, स्वर्णों के बच्चों की कहाँ गलती है? आज यूजीसी का क्या दुरुपयोग नहीं होगा? जैसे एसटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ था, आपने देखा होगा, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ। 47 के बाद जब भी हमारा गणतंत्र बना, लागू हुआ, आरक्षण बना, कोई बात नहीं, उस समय आवश्यकता थी देश की, आरक्षण दिया गया। क्या एसटी एक्ट जब आया, क्या उसका दुरुपयोग नहीं है? क्या इस कानून की क्या गारंटी है कि यूजीसी का स्वर्णों के प्रति भेदभाव या उसका गलत तरीके से नहीं उपयोग होगा? देश के प्रधानमंत्री जी जब कोई भी कार्य को करते हैं, मैंने पहले भी बोला, कुछ लोग ऐसे जो भ्रमित मानसिकता के लोग हैं, जिनको कानून के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जो पूरी तरह से उन्होंने एक मन बना लिया है कि भाई फूट डालो और राजनीति करो। इस तरह के लोग ऐसी मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा कि कोरोना काल में भी जब हमारे देश में इतने वैश्विक संकट आया, तो उस समय में भी विपक्ष ने ऐसी भूमिका निभाई थी, प्रधानमंत्री जी के सहयोग में नहीं खड़े हुए, जब हमारी चारों तरफ से मौत का मंडर एक मंडरा रहा था। तो विपक्ष द्वारा इस तरह के, एक तो मैं सही बात बताऊंगी, विपक्ष के जो नेता है उनके पास लीडरशिप है ही नहीं, क्योंकि उनको खुद कानूनों के बारे में जानकारी
जारी नहीं, कोई कानून लाया जाता है तो आपने देखा कि बिल्कुल भी उसका पूरी तरह से डिनाई करते क्या हैं। आप एक फायदा गिना सकती है? एक फायदा, पूरे फायदे हैं इसके, पूरे मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, मैं हमारा दर्शक जानना चाहते हैं यूजीसी को लेकर एक फायदा गिना दीजिए। देखिए आज आप लोग मैं एक नहीं आपको बराबर फायदे बताते। देखिए लोग कहते हैं ना कि आप बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, अन्य लोग आ रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा एसआईआर जब लाया जा रहा है उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों? यहाँ के लोगों के, युवाओं के रोजगार को एक तरह से उनके रोजगारों पे एक तरह से अटैक हो रहा है, और बाहर के लोग यहाँ आके एक तरह सीमाओं के द्वारा एक आतंकवादी बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं। और आपने देखा कैसी कैसी घटनाएं हो गई हैं जब से मैं राजनीतिक जीवन में, क्या उससे पहले जब हम छोटे थे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। उसका कारण क्या है? एसआईआर लाग तो यूजीसी का ये विरोध करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये लोग विरोध करें। विरोध करने का क्या कारण है? इसके फायदे ही फायदे हैं भाई, जनहित को ध्यान में रख के सारे कानून लाए। दूसरी बात करते हैं, चलिए ठीक है, आप इसको हिंदुत्व की सरकार मानते हैं वर्तमान में कि भाई हिंदुत्व को लेकर के ही नारा दिया गया था जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू कटोगे तो बटोगे। उस समय मोदी जी भी ये बात बोलते हैं, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता आपके ये बात बोलते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। आज हिंदुत्व की सरकार है, आप क्योंकि जिस पार्टी से है वो हिंदुत्व की बात करती है। प्रयागराज में वहां पर बड़े बड़े संतों की जो आचार्य थे उनकी चुटिया खींच के घसीटा जाता है, तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें आप किस एंगल से देखती हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, जितने भी हमारे केंद्र पोषित योजनाएं, जितनी भी हमारी राज्य पोषित योजनाएं, सबका लाभ कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसका लाभ सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा। हर वर्ग को, आज भी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ हर जगह, चाहे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे हमारा अनुसूचित समाज हो, हर जगह, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में तो इतनी योजनाएं लाई गई है कि आज जो अल्पसंख्यक समाज की हमारी बहनें, मेरे डिपार्टमेंट से हजारों लोगों को लोन दिया था पूरे देश भर में। मैं तो छोटे एक यहाँ पे मैं सरकार में दर्जा राज्य मंत्री हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हमारे डीआईसी के द्वारा इतने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के हैं या हम अन्य समुदाय के लोग हैं, हमको सरकार द्वारा इतनी लाभ दी जाए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हमारी जितनी योजना है कहां पर एक शब्द कोट किया गया है कि भाई इसको इस वर्ग के व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा? और हिंदू, मैं इसका आंसर दे रहा हूं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने हिंदू की बात नहीं करी, हम लोग सारे सब जाति धर्म और संप्रदाय को हम लोग सबका सम्मान करते हैं। कभी यही नहीं बोला कि हिंदू की सरकार है। अगर हिंदू की सरकार होती तो भाई आपने देखा कि भाई अगर हिंदू हित की ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इतनी सारी योजनाएं क्यों लाई गई है? हर एक व्यक्ति इसका फायदा क्यों उठा रहे? वो बोल देना कि अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति मेरे सामने आके बोल दे कि सरकार की योजनाओं का हम लोग लाभ नहीं उठा रहे, तो मैं मान जाऊंगी। और सबसे ज्यादा लाभ वही उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा तहसील में सबसे ज्यादा भीड़, एसडीएम कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़। अच्छी बात है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो आप जिसका डर दिखा के आपकी सरकार जिसका डर दिखा करके सत्ता में आई, मुसलमानों के लिए आज सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई हुआ है आपकी सरकार में, जब से आपके 14 साल लगभग होने, 13 साल हो गए आपकी केंद्र सरकार को, सबसे ज्यादा अगर कोई विकसित हुआ है तो वो समाज, विशेष समाज हुआ है। मुझे आप बताइए कि सोनों की गलती कहां पर है? भाई आपको सत्ता में बिठाया और सोनों के पास अधिकार तो रही नहीं। आप मुझे बताइए, -40% नंबर लाने के बाद भी आप उनको इतनी फैसिलिटी कि आप उसमें डॉक्टर निकल जाएगा, और आप स्वर्ण का बच्चा 99% के बाद गारंटी नहीं है। आप मुझे बताइए स्वर्ण का बच्चा किसके पास जाएगा जॉब मांगने? क्या उसको अधिकार है रोजगार के? नहीं है, या अभी भी आप 47 वाला ही भारत देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपने सवाल मुझसे अच्छा किया, लेकिन हमने तो हमेशा इस बात की हमेशा चिंता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हमेशा इस बात की चिंता की। देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्ति को आरक्षण मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्ति को आरक्षण मिले। वो समय बहुत पुराना था जिस समय ये होता था कि नौलों में उनको छूने नहीं दिया जाता था, और वो समय अलग था कि उनके साथ भेदभाव होते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ही मतलब इतना परेशानियों को झेला, वो समय अलग था। वर्तमान में आप देखेंगे कि हर जो कोई भी समाज के व्यक्ति, मैं सबका सम्मान करती हूँ, मैं कोई भेदभाव वाली बात भी नहीं करूंगी, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। और लेकिन मैं इस चीज को हमेशा कहूंगी कि भाई आरक्षण वाली अगर बात है तो आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्तियों को उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन लोगों को मतलब नहीं दिया जाता, दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, केंद्र की बात करें हम, आप हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, आपके कई आईएएस, वरिष्ठ आईएएस आपके पिछड़ा दलित ऐसी समाज से हैं वर्तमान में। सारे बड़े, जिसे कहते हैं ना कि इससे बड़ा कोई पद नहीं है सत्ता में और शासन प्रशासन में, उसके बाद भी आरक्षण की कहां आ सकता है? नहीं, ये तो देखिए, ये डिसीजन अगर हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बिल्कुल पिछड़े समाज के लोग मतलब मुख्य धारा से जुड़े हैं।
मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उन लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि सब्सिडी लोगों ने छोड़ी थी, ये मानवता का भाव जनता के लेकिन अंदर भी वो तो कहाँ होना छोड़ रहे चाहिए हैं? ना। वो कहाँ छोड़ रहे तो हैं? मैं वही कहना, कहाँ आप छोड़ अपने चैनल के माध्यम से बोली कि वो इस चीज को छोड़िए जिससे आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति ये जो स्वयं में जरूरतमंद तो है आईएसपीसीएस को पहले पहल करनी चाहिए, या भाई इतने, और एक तरफ से तो सोनों को नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ से चलिए ठीक है कोई बात ही नहीं मिल रही है मान लेते हैं, दूसरी तरफ से उनको नौकरी मिल गई किसी विशेष समुदाय को, ठीक है अपना जो भी सरकार की फैसिलिटी है, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चंद व्यक्ति हैं जिनकी एक मानसिकता हो जाती है कि हमें गलत कार्य को करना ही है, सरकार कोई भी अच्छा कार्य करे तो एक तरह से सरकार की छवि को खराब करना है, ऐसे मानसिकता के लोगों के प्रति हमारी सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। और आपने देखा कि नकल विरोधी कानून तभी लाया गया कि व्यक्ति वास्तव में वो क्यों लाया गया? आप नकल विरोधी की पहले भी आपने बात करी। हाँ। आप उत्तराखंड की बात करें, आपका पहला स्टेट ऐसा है भारत में उत्तराखंड, जहां पर सबसे ज्यादा जब जब एग्जाम हुए वहां पर नकल को लेके खेल हुए, पेपर लीक का मामला हुआ, जो जनता रोडों पे आई उसके बाद सीबीआई जांच हुई। क्यों ऐसा हुआ कि बार बार पेपर लीक होता है, उसमें युवा की गलती, भाई उसकी तो एज जा रही है, और पेपर लीक एक बार दो बार नहीं कई बार हो चुका है, तो ये किसकी असफलता है इसमें? देखिए सबसे बड़ी बात है तो सवाल ही गलत करें कि पेपर लीक ही नहीं हुआ था, एक बात। सेकंड थिंग है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं युवाओं के बीच में गए और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूं। नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष द्वारा एक तरह की एक भ्रांतियां फैलाई जा रही थी सरकार की छवि को खराब करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए। कोई भी आपने देखा, कोई भी हुआ, हमारे बच्चे भी हुआ है, कोई भी हुआ, ऐसा नहीं था। सिर्फ वहां एक तरह से आपस में वो लोग लड़ रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आपने देखा कि आप कहाँ हैं वो लोग, अब कहाँ है ना, आप दिखाइए कोई भी हुआ से आप क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए। आज हमारी सरकार ने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा हर महिलाओं की दुआ उनके साथ है, हर युवाओं की दुआ उनके साथ है, क्योंकि हम कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा अगर देते हैं तो जो भी नकल, इसके प्रति जुर्माना भी रखा गया है और हर नकल विरोधी जो भी व्यक्ति नकल करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा वो जो युवा सड़कों में था वो युवा नहीं था, बल्कि वहां गुटबाजी थी, आपस में वो लोग अपने श्रेय ले जाने के लिए लड़ रहे थे। आपने देखा, मैंने भी स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। मैम आप एक महिला है और आप विवेक बात भी करती हैं, आप निष्पक्ष बात करने में हमेशा से जानी जाती हैं। इतना बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक हादसा हुआ या प्रकरण कहें बहन अंकिता भंडारी को लेकर के, इतना लंबा टाइम से वो प्रकरण चल रहा था, जब जनता रोडों पे आई उसके बाद सीबीआई जांच की। अगर उर्मिला राठौर की वो रिकॉर्डिंग आउट नहीं होती तो सीबीआई जांच होती नहीं। इतना बड़ा आपकी सरकार पर इल्जाम लगा। आप क्योंकि एक महिला है, उस समय किसी भी भाजपा नेत्री ने, आपके भी पूरा एक अलग से दल है, पूरा संगठन में महिला विंग है, किसी भी महिला ने फेवर में बात नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल सारी महिलाओं ने फेवर में बात की थी। मैंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बृहद इंटरव्यू दिया था। मिसाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए उर्मिला ऐसी महिला की हमें ना चर्चा करनी चाहिए जो सारी महिलाओं का छवि खराब करती है, उसका सिर्फ इंटेंशन यही था। देखिए सबसे पहले तो मैं अंकिता बच्ची की बात करूंगी कि भगवान, वो हमारे उत्तराखंड की बेटी है, हमारे भारत की बेटी है। उसके साथ जो जिन लोगों ने भी गलती की थी उनको सलाखों के पीछे वो लोग हैं। और मैंने हमेशा ये देखा कि परमात्मा की लाठी में बहुत ताकत होती है। अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे ना, हम बच नहीं पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत में। और अगर देखिए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनकी इस बच्ची के घर में गए और इस बच्ची के माता पिता जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है और होगा भी। ऐसा नहीं है कि आप भाई विपक्ष के द्वारा तो जब आप ऐसी महिला का नाम ले रहे हैं तो उनका तो क्या इंटेंशन था कि आज मैं ही हूं, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ कि सब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा देती हूँ, आपको कितना उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं उर्मिला को ये, मैं सब इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, चैनल के माध्यम से मुझे मौका भी मिल रहा है, पूरी उत्तराखंड की जनता मेरे विषय को सुन रही, पूरी देश की जनता। सबसे पहले जो उर्मिला नाम की बहन है उसको मैं कहती हूँ कि अगर उसने उसी समय जब ये कांड होने की प्लानिंग हो रही थी उसने आवाज उठा दी जाती, जो आज घड़ियालियां आंसू बहा रही है, मुझे लगता है कि उस समय वो कांड नहीं होता, आज वो बच्ची भी बच जाती। सबसे पहले उस महिला को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल आप ने अपनी जो पक्ष रखा। दूसरी बात मैम, अब बात करें उत्तराखंड, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और आप, मैं देखता हूं आप अपना जो भी आपका अपना एक जिम्मेदारी मिली हुई है सरकार से, आप पूरे उत्तराखंड का दौरा करती हैं। कुछ राज्य मंत्री हैं जो यहीं तक यहीं सीमित रहते हैं, खाली अपनी विधानसभा तक ही शायद वो सेवा करते हैं जनता की। और आप, क्योंकि राज्य मंत्री का मतलब ही पूरे राज्य के आप मंत्री हैं, और आप महिलाओं को लेकर आए दिन मैं देखता हूँ जब भी आपसे टेलीफोनिक बात होती है, पहाड़ की जो ज्वलनशील समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर के, क्योंकि पहाड़ पलायन तो एक ऐसा मुद्दा है, आपको मालूम ही है कि तमाम कई वर्षों से देख रहे हैं, कई नेता बन गए बड़े बड़े पलायन की बात करते करते, लेकिन आज भी उत्तराखंड वहीं पर वहीं है, वहां पर लोग गांव खाली हो चुके हैं।
जब आप पहाड़ जाती तो वो दर्द महिलाएं आपसे कहती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, स्वागत योग्य है। मैं बताना चाहूँगी जो पलायन वाली बात है, सबसे पहले तो देखिए हमारी जो आपने अभी देखा कि जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार, इसकी बात मैं करूँ और अभी आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ एनआरएलएम के द्वारा सबसे ज़्यादा जो कार्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि गाँव को एक भारत की हमारी आत्मा है और आपने देखा कि गाँव की अगर मैं विकसित भारत आपने देखा विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी ये भी तभी चलाया जाता है, विपक्ष तो इसमें भी बोलेगा क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत गांव की आत्मा है और अगर हमारी उस आत्मा का ही हम लोग ध्यान नहीं रख पाएंगे तो कैसे हमारा देश पूरी तरह से विश्व गुरु बन पाएगा। आज आपने देखा कि अभी एनआरएलएम के द्वारा बहनों को इतना रोजगार मिला है, पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अंतिम छोर में खड़ी महिला को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी इतनी ट्रेनिंग सारे जूट बैग के माध्यम से आपने देखा ऑर्गेनिक खेती महिलाएं कर रही हैं, शहद पालन का काम करें, मौन पालन का काम करें, बेकरी का काम कर रही है। तो इतनी ट्रेनिंग्स तो हम लोगों को बहनों को दी ही जाती है पूरे देश भर में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और इतना ही नहीं, स्टाइफंड महिलाओं को दिए जा रहा है, जहां ट्रेनिंग सिखाई जाती है वहां का किराया बहनों को दिया जा रहा है, बहनों को एक तरह से लोन दिया जा रहा है, लोन पे सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद बहनों को एक तरह से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिसमें बहनें पूरी तरह से ऑथेंटिक हो जा रही है, पूरी तरह से काम को कर रही है। अगर मैं पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूं 3.5 लाख महिलाएं लगभग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य कर रही हैं, सरकार के द्वारा उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि प्लान की बात करें, आज आपने देखा कि वही महिलाएं गांव में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। आप चले जाइए मेरे साथ चलिए, और आज आपने देखा कि इसी कारण हमारी जो विकसित भारत 2047 रोजगार गारंटी जी राम जी लाया गया है, क्योंकि आज आपने देखा कि जो व्यक्ति गांव में हम लोग इससे सड़कें बनेंगी और पानी से जुड़े कारोबार आगे बढ़ेंगे। पहले क्या था कि हमारी जो इसमें क्या था कि 100 दिन की एक तरह से लोगों को एक श्रम दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि श्रमिकों को 25 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बुआई और कटाई के समय उस समय लोग एक ही काम कर पाते थे, या तो इसमें श्रमिक अपना काम नहीं कर पाता था या कि बुआई कटाई नहीं कर पाता। सरकार ने इसमें एक पूरा कार्य किया है कि इसमें उस समय जो हमारे श्रमिक हैं उन लोगों को छुट्टी दी जाएगी, जिससे अपने बुआई कटाई का भी काम कर लेंगे, 125 दिन की रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी, प्लस गाँव में सड़कों का जाल बिछेगा और जो अपने बृहद रूप में अपने कारोबार को फैला पाएंगे। मैम एक बहुत बड़ा मुद्दा 25 साल से एक मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड में। आप क्योंकि पहाड़ भी विजिट करती हैं, जो स्थायी राजधानी की बात करते हैं, गैरसैंण की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए आपके नजरिए में या नहीं बननी चाहिए, या मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए? देखिए नहीं, क्यों मुद्दा, देखिए क्यों खत्म होगा? जो लोग मुद्दा उठाते हैं उनका भी स्वागत है, जो हमारी राजधानी देहरादून है उसका भी स्वागत है। भाई देखिए, ये तो सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, शीर्ष नेतृत्व तो इसके लिए है ना। विधानसभा में इतने विधायकों को हम लोग जीत के भेजते हैं, यहाँ से जनता जीत के भेजते हैं, वो इस विषय को वहां पे उठाए। अगर विषय ठीक है तो बेफालतू की राजनीति तो बेकार है। वो तो पिकनिक स्पॉट बन गया, सभी को मालूम है। गैरसैंण गर्मी आ गई, अब 2-3 दिन के लिए सारे नेता जाएंगे, पिकनिक मना के आ जाएंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो पिकनिक मनाने वाली बात आपने कही, इसकी ये सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि आपने देखा कि पूरे इतिहास में काला दिन इसको मैं मानूंगी, जो इस तरह से विधानसभा में यहाँ के विधायकों द्वारा और कांग्रेस के विधायकों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा विधानसभा में वो लोग सो गए थे बिस्तर लगा के, और उन्होंने सरकारी जो संपत्ति है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आपने आज तक कभी देखा आपकी सरकार ने क्यों ये सत्र खत्म कर दिया? आपको वहां रहना चाहिए था भाई, सत्ता तो आपकी है, विपक्ष तो विपक्ष है, उसका काम है भाई हमेशा आलोचना करना, भाई इसीलिए विपक्ष होता है। वो उनकी गलती है, गलत है तो पूरी दुनिया ने देखा, लाइव देखा कि रात को वो भी उनका ड्रामा था भाई। लेकिन सरकार का पक्ष था कि पूरे 3 दिन का सत्र होना चाहिए था। जनता का तो करोड़ रुपया लगता है, पानी है भाई, मेहनत का पैसा है, पानी में तो आया नहीं है। वहां पर वर्तमान में हम खुद उसको कवर करने भी गए थे, वहां पर आज भी गैरसैंण में सरकारी हॉस्पिटल में कई जगह ना डॉक्टर है, ना सर्जन, तो बहुत दूर की बात है, ना वहां एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है। ऐसी कहां पर सुविधाएं आपके पास? देखिए मैं ये कहूंगी कि अगर सरकार की मंशा ही खराब होती तो वहां सत्र रखती क्यों? पहली बात। पिकनिक के लिए रखा हुआ? नहीं, पिकनिक के लिए नहीं रहा। पिकनिक बनाने का काम सिर्फ इन लोगों के, कांग्रेस के जो विधायक है इन लोगों के। मैंने आपसे पहले ही बोला कि काला दिन इतिहास में दोहराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर ये लोग सत्र को चलने ही नहीं देंगे
विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष को विरोध करता है विपक्ष, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता, तो विरोध तो करेगा, हर चीज का विरोध करे। कोरोना काल में उन्होंने सबसे ज्यादा वैक्सीन ली, सबसे ज्यादा फायदे उठाए, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, सबसे ज्यादा विपक्ष ने इससे फायदा उठाया। 70% जो हमारी बहनों को मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा जो भवन दिए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी के रूप में ये लोग आगे। लेकिन उसके बाद भी जब ये लोग सत्र को चलने नहीं देंगे, विपक्ष का जो एक अनुशासित तरीके से लोकतंत्र की मर्यादित भाषा, मर्यादित एक उनका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो तभी तो सत्र चल पाएगा। जब वो उठ के विरोध करेंगे, उठेंगे, तो कैसे उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, अभी हाल में ही जब जो सत्र हुआ था उससे पहले की बात बता रहा हूं, कि किसी राष्ट्रपति ने आकर के विधानसभा में अपनी स्पीच दी है। उस समय किसी ना पक्ष ने ना विपक्ष ने किसी ने गैर शरण की बात नहीं करी। ये दुर्भाग्य नहीं है किसी यहाँ के नेताओं का कि बात करनी चाहिए थी। देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात कहूंगी कि हमारे मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जो हमारी सत्र में हमने देखा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया आई थी और हमारे लिए कितना गर्व का बात है। उन्होंने भी विपक्ष को एक बात बोली कि आप लोग जनता के बीच में ज्यादा रहिए, यहाँ का माहौल खराब करने से पहले दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप लोग विषय को एक निर्णय लीजिए, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर आपका विषय आएगा, निर्णय लेंगे और जनता के बीच में आप रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रपति महोदया हमारी आई थी, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इतिहास में बहुत बड़ी बात है ये, उत्तराखंड के हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतिहास रचा गया, वो तक का इन लोगों को समझा के गई कि भाई आप लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विषय को करें, क्योंकि अगर जनता आपको विधानसभा में चुन के भेजती है, तो विधानसभा और लोकसभा एक तरह से मंदिर है, तो आप यहाँ पे मर्यादित तरीके से रहें। मैम 2027 आ रहा है और आप बहुत लंबे टाइम से सक्रिय राजनीति में रहती हैं, क्या 2027 में लेके इस बार फुल मूड में है बैटिंग करने के? देखिए विशाल जी, हम तो बैटिंग बहुत लंबे समय से कर ही हैं, देखते हैं, और कंटिन्यूसली बिल्कुल एक भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मुझे गर्व भी होता है, ऐसे हमारे नेतृत्व है, ऐसे हमारे एक तरह से मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा कि कार्यों का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, नो पेंडेंसी वर्क। आज आपने देखा कि हमें तो गर्व है, हमारे पास विषय है जनता के बीच में ले जाने के लिए। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, मुझे लालकुआं की जिम्मेदारी दी गई थी, तो आपने देखा कि इतनी अच्छे, मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगी। हमारी सरकार ने तो विपक्ष को बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है, क्योंकि देखिए ना, अब हमारी सरकार ही जनता के बीच में जा रही है काम करने के लिए, तो कुछ है ही नहीं, विपक्ष बोले क्या। वो आपने देखा ना कि बोलते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहरों की तरफ भागता है, शहरों में भी ज्यादा उछलता तो मार दिया जाता है, ये स्थिति है विपक्ष की। 27 में मूड है लड़ने का पूरा जबरदस्ती, डेफिनेटली आई विल फाइट। मेरी जो सरकार है, अगर वो आपने देखा कि आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे आप प्राचीन समय की अगर हम बात कर लीजिए, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो देश के प्रधानमंत्री जी संसद में अगर बिल लेके आए, महिला बिल, तो इसी कारण लेके आए। चाहे लोकसभा की मैं बात करूं, विधानसभा में भी बात करूं, पंचायती चुनाव की मैं बात करूं, नगर निकाय चुनाव की मैं बात करूं, सबसे अधिक मत प्रतिशत महिलाओं को आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और बहनें जिस हिसाब से अपने घर को संभालती है उसी हिसाब से कार्य करती है, और हम लोग रबर स्टैंप भी साबित हुए। कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रही हैं, उस समय आप कांग्रेस के मेरे ख्याल से बैनर तले ही आप उस समय अध्यक्ष थी, और उसके बाद आप जब बीजेपी में आई, एक सबसे बड़ा सवाल है जो लोगों के जहन में है, क्या जिसको -40 नंबर मिलने के बाद जो डॉक्टर बनेगा, क्या आप उससे इलाज कराएंगी या नहीं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यही कह रही हूँ, फिर आपके बाद तीसरी बार मेरा वही आपके सवाल का जवाब आ रहा है, नकल विरोधी कानून क्यों बनाया गया? नहीं, भाई इसमें नकल वाली बात नहीं आ रही, मेरी बात ध्यान से। नकल अलग चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अभी कानून लागू हुआ है जिसमें चर्चा हो भी रही है, कंपटीशन जब होते हैं उस समय अगर जो क्या बोलते हैं उसको आप, SC या दलित कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहें, जिनको जो सरकार ने फैसिलिटी दी गई है, अगर वो 0 नंबर भी ले आते हैं, पेपर खाली छोड़ आते हैं, उसको डॉक्टरी करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। क्या वो जब वो डॉक्टरी करके आएगा उससे आप अपना इलाज कराएंगे, या जो परफेक्ट डॉक्टर होगा, जो बिल्कुल अपने टैलेंट के बेस पे निकला होगा, उससे कराएंगे? नहीं, देखिए, मैं भी, मेरे फादर खुद आर्मी मेडिकल कोर वाले हैं। आप जो भी कानून की बात करें, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये कहूंगी, पहली बात तो जो 0% वाला डॉक्टर बनेगा ही क्यों? तो बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है?
भाई जेल के सलाखों के पीछे ऐसे लोग। अरे मैम, अभी जो एक्ट आया आप है, मुझे दिखाएं जिसके 0% है डॉक्टर, अभी एक जो भी आप मुझे शायद आपको, चलिए हो सकता है अभी वहां तक आपके नहीं मालूम है, नहीं, इतनी मुझे जो कानून का नाम युवा सड़कों में, बताइए। हो सकता है, चलिए मैं युवा तो सड़कों में ना कांग्रेस ना ना द्वारा ना ना भ्रांतियां नहीं, फैलाई है। कांग्रेस से मैं देखो यहाँ किसी पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरे मैं लिए, तो भारतीय जनता मेरे पार्टी लिए को, मैंने आप कांग्रेस तो छोड़ी किसी के लिए इसलिए, बरस के, मैंने कांग्रेस को छोड़ा ही मुझे इसलिए, कांग्रेस से कोई मैंने कांग्रेस को अटैचमेंट छोड़ा नहीं है। ही इसलिए कि कांग्रेस में परिवारवाद है, यहाँ हमारी योग्यता के आधार पे हाँ, भारतीय जनता मैं पार्टी आगे। कांग्रेस अलग मैटर, देखिए वो अपना उनका राजनीतिक क्योंकि एजेंडा भारतीय है, जनता पार्टी हम में उसकी देखो राजनीतिक है सम्मान नहीं, दिया गया, मुझे चुनाव टिकट वो दिया उनका गया, काम है, वो जो करते अच्छा करे भाई, बुरा करे तो अच्छा अच्छा करेंगे, करेंगे तो आगे निकलेंगे, नहीं तो वो भगवान भी। उनको सद्बुद्धि दे, हाँ, अच्छा आज करे। अब मैम 2029 आने वाला है और बहुत नजदीक आ गया है, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लगभग 4 साल हमारी सरकार को राज्य की हो गए, 27 में चुनाव है, कभी भी हो सकते हैं, फरवरी मार्च जो भी डेट होगी सरकार जाने, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत होने के बाद आपके जो हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा होता है, अभी तक पूरे मंत्री का विस्तार नहीं हो पाया, पूरे राज्य मंत्रियों को राज्य मंत्री का पद नहीं मिल पाया। जब मंत्रियों का विस्तारण नहीं हो पाया तो जनता के पास कैसे विकास की एक उम्मीद आप जगा सकते हैं कि एक आदमी एक नाई कहां कहां जाए? एक आप 6-7 हैं कुल इस समय, और पूरे 4 साल हो गए, अब बना करके तो सिर्फ रेवड़ी देने की बात ही। क्यों ऐसा हुआ कि आपकी सरकार पूरे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना पाई? देखिए, हमारे क्या योग्य नहीं है क्या? नहीं, सब योग्य है भाई, क्या जरूरी है कि वो विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी वही बनेंगे? क्यों बनेंगे भाई, हर कार्यकर्ता काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना काम करें, जरूरी थोड़ी कि कैबिनेट, हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार के धन का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, वो लिमिटेड बनाते हैं। जो लोग काम करने वाले व्यक्ति उनको बराबर बनाया जा रहा है। विस्तार का क्या मतलब, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना दौड़ रहे हैं आप देख रहे हैं, क्या आवश्यकता है जब वो खुद ही पूरी इतना काम स्वयं कर ले रहे हैं। कैबिनेट बना के भी आपने जिनको बनाया उन लोगों को दौड़ना चाहिए, जरूरी थोड़ी जिसके अंदर योग्यता होगी बनाएंगे, समय होता है हर चीज का। अभी मैम एक बहुत चर्चा का विषय रहा, अभी गदरपुर में बहुत गदर हुआ, आप ही की सरकार के जो है एक पूर्व सीनियर मंत्री कहें, अभी वर्तमान में विधायक हैं, कोई पद नहीं है उनके पास मंत्री मंडल का, उन्होंने अपने जो लोकल प्रशासन एसएसपी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बड़ा ओपन बोलना शुरू करा। हल्द्वानी में भी हमने देखा कुछ दिन पूर्व करप्शन को लेकर, खनन को लेकर के खुद सरकार पे इल्जाम आप ही के जो है नेताओं ने लगाना शुरू करे। तो जीरो टॉलरेंस की बात करते करते और यहाँ आम जनता आप कहने लग गए कि जीरो टॉलरेंस के नाम पे 100% करप्शन पहुंच गया। तो आप इसको किस नजर से? देखिए, जो लोग जैसे मैं हूँ, मैं कभी पद में भी नहीं रही, तो तब भी मैंने सरकार के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मैं, मुझे ये नहीं पता कि कौन मंत्री की आप बात करें, मैं सभी का खैर सम्मान ही करती हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है। जो लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, मैं निवेदन करूंगी मोदी जी से, मैं निवेदन करूंगी आदरणीय धामी जी से कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भविष्य में भी टिकट ना दिया जाए। मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। भाई आप लोगों को खुल के बोलिए ना, जो चीज गलत है गलत को गलत बोलिए। हमें जब दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया था, इससे पहले मेरे पास कोई पद नहीं थे, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य किया। भाई जिस समय इन्हें कैबिनेट का दर्जा मिलता है, जिस समय इनके चारों ओर गाड़ियां घूमती हैं, तो तभी वो लोग सरकार के पक्ष में बोलेंगे। ऐसे लोगों को तो मैं कह रही हूँ पार्टी से ही बाहर करना चाहिए। चलिए, वो तो खैर आपकी पार्टी का भाई एजेंडा है, निकाले रखें। हम तो अजय भाई जागरूक नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते हम अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आप बहुत सक्रिय तरीके से बेबाक बात करने के लिए जानी जाती हैं। और मुझे लगता है कुमाऊं में श्रीमती रेखा आर्या जी भी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन जो फील्डिंग आप करती हैं जनता को लेकर के, आप हमेशा से ग्राउंड पे काम करती हैं। एक अंतिम में मैम एक सवाल और है, क्या बीजेपी कांग्रेस में ही पूरा प्रदेश उलझ के रह गया है? विकास रोजगार की बात की सिर्फ सरकार आंकड़ों में बात करती है, ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे कुछ अलग होता है और घोषणाओं में कुछ अलग होता है। क्या 2027 में भी ये चीज ही रहेगी या कुछ चेंज होगा? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बात की है कि चाहे कुमाऊं की बात हो, गढ़वाल की बात हो, तराई की बात हो, पहाड़ की बात हो, मैदान की बात हो, धरातल की मैदान की बात हो, पहाड़ की बात हो, संपूर्ण उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाए। और ये हुआ भी है, इसे धरातल में उतारा गया है। जो भी हमारा मैनिफेस्टो में बात की गई थी पूरी तरह से उसको 100% कार्य हो गए। आप आज आपने देखा कि राशन कार्ड नहीं, अभी आपने देखा कि राशन कार्ड भी
एक तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर मैं बात करूं, या आप मंदिर माला परियोजना के द्वारा मंदिरों के सौंदर्यीकरण की अगर मैं बात करूं, या एक तरह से मंदिर कॉरिडोर्स की अगर मैं बात करूं, या मैं आपने देखा कि 3 सिलेंडर मुफ्त जो पात्रों को देने की मैं बात करूं, या वृद्धावस्था पेंशन दोनों पात्रों को देने की मैं बात करूं, या और आपने देखा कि या दंगा विरोधी कानून की अगर मैं बात करूं, तो मेरे मुख्यमंत्री जी ने इसमें बिल्कुल बेबाक तरीके से इसमें निर्णय लिए हैं और जो बात कहा था मैनिफेस्टो में उसे धरातल पे उतारा है। एक अंतिम सवाल लेकर के हम अपनी बात को विराम देंगे। 2027 आने वाला है, क्या बिहार की तरह या मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह, क्या यहाँ भी महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने का प्लान है? देखिए मेरी सरकार ने तो जो कहा, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, बराबर मेरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता को दिया। हम लोगों को बनाया भी इसलिए जाता है कि हम सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाएं, जनता को लाभ मिले, अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े, गरीबी अमीरों का भेदभाव मिटे। आपने देखा कि दीनदयाल जी ने कहा था कि लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, ठीक है। और आपने देखा कि उस विचारधारा को लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य बना और आपने उसे संवारने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आपने देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई कश्मीर हमारा देश का अंग है, तो आपने देखा भी जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। तो आपने देखा कि वहां पे धारा 370 को हटाया गया और एक झंडा वहां पे लहराया गया। जो लोग युवा लोग जो पत्थर पकड़ते थे उनके हाथ में लैपटॉप आया। तो आपने देखा कि हमारी सरकार तो बराबर इस कार्य को कर रही है और आज भी हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं, इसी मानसिकता के साथ हम लोग काम को कर रहे हैं। अंतिम में मैम कुछ युवाओं को, महिलाओं को, उत्तराखंड की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूंगी सभी को। मैं सभी से ये कहूंगी कि आप लोग अपने विजन को ऊपर रख के और अच्छी सकारात्मक तरीके से बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, अच्छी सोच के साथ आप लोग कार्य कीजिए। अगर आप अच्छी तरह से कार्य करेंगे, जो भी आपके कार्य होंगे वो निश्चित रूप से वो कार्य पूरी तरह से सफल होंगे और आप कभी भी नेगेटिव लोगों के प्रभाव में कम आइए। आप पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए, अपने लक्ष्य को सामने रखिए। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में ही अपने तीर को रखा था, लक्ष्य को प्राप्त किया था। और कर्म प्रधान है, कर्म को प्रधान करके आप लोग काम कीजिए। अपने काम में विश्वास से परमात्मा अवश्य फल देगा। चलिए दर्शकों, जैसा आपने देखा, बेबाक बात रखी और बेबाक बात के लिए जानी जाती है श्रीमती रेणु अधिकारी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड। और ऐसी महान शख्सियत से हम फिर अपने स्टूडियो में पुनः मिलाएंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।